भारतीय संविधान के इससे पहले के वीडियो में हमने विधायिका वाले सेक्शन में संसद, राज्यसभा और लोकसभा की चर्चा की थी और उसमें हमने बताया था कि सरल जो होता है, सरल से आप आसानी से याद कर सकते हैं कि स से हो जाएगा संसद, र से हो जाएगा राज्यसभा और ल से हो जाएगा लोकसभा। तो 79, 80, 81 आर्टिकल को हम आसानी से सरल से याद भी कर सकते हैं। आज हम चर्चा करेंगे उसके आगे के आर्टिकलों की और एक ऐसे शानदार ट्रिक की जिसकी सहायता से हम 79 से लेके 88 तक के जो भी आर्टिकल हैं उनको आसानी से याद कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम उस ट्रिक की चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद एक एक आर्टिकल को विस्तार में चर्चा कर लेंगे। तो हम जानते हैं सारे बोलो जय श्री राम, नारा लगाना है हमको कि सारे बोलो जय श्री राम। तो सा से हो जाएगा यहाँ पे संसद जिसकी चर्चा 79 आर्टिकल में की गई है। रे से हो जाएगा राज्यसभा और जिसकी चर्चा 80 आर्टिकल में की गई है। और यहाँ बो हो जाएगा जो वो साइलेंट हो जाएगा। लो से हो जाएगा लोकसभा जिसकी चर्चा किस में की गई है, 81 के आर्टिकल में की गई है। उसका जय में जे से हो जाएगा जनगणना, तो आर्टिकल 82 में जनगणना की चर्चा की गई है। उसके बाद फिर ए से हो जाएगा अवधि, जिस आर्टिकल 83 में अवधि की चर्चा की गई है। और वाई से जो हो जाएगा वो हो जाएगा योग्यता, जिसकी चर्चा आर्टिकल 84 में की गई है। और यस से हो जाएगा जो हमारा सत्र, जिसकी चर्चा 85 में की गई है। और आर आई से हो जाएगा हमारा राष्ट्रपति का जो संबोधन होता है, इंट्रोड्यूस करते हैं उसकी चर्चा किसकी है, किसमें है, तो आर्टिकल 86 में है। और उसके बाद फिर यहाँ पे राम में देखेंगे तो यहाँ र से हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, तो राष्ट्रपति का अभिभाषण हो जाएगा। और तो रा से राष्ट्रपति का अभिभाषण अर्थात विशेष अभिभाषण की चर्चा की गई है। उसके बाद म से जो हो जाएगा, यहाँ यम से जो हो जाएगा वह हो जाएगा मंत्री तथा महान्यायवादी का अधिकार जो होगा, जिसकी चर्चा आर्टिकल 88 में की गई है। और राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण की चर्चा किसमें की गई है, आर्टिकल 87 में की गई है। तो सारे बोलो जय श्री राम, इससे आप आसानी से क्या याद कर सकते हैं, तो आर्टिकल 79 to 88 आर्टिकल आसानी से आप याद कर सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं और इनको विस्तार में समझते हैं। तो देखिए आर्टिकल 82 में क्या चर्चा है, तो आर्टिकल 82 जो होता है, अनुच्छेद 82 जो हमारा है, उसमें चर्चा की गई है प्रत्येक जनगणना के बाद जो पुनः समायोजन होगा, सीटों का जो होगा पुनः समायोजन होगा, उसकी चर्चा की गई है। तो प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का पुनः समायोजन की चर्चा की गई है। और 10 लाख जो जनसंख्या होगी, यहाँ पे 10 लाख जनसंख्या, यहाँ पे पॉपुलेशन पे एक सांसद की व्यवस्था की जाएगी, इसकी चर्चा की गई है। और वर्तमान परिसीमन किस पे आधारित है, तो वह 1971 की जनगणना पर आधारित है। और 2002 में 84वां संविधान संशोधन किया गया, जिसके तहत यह व्यवस्था की गई कि जो लोकसभा तथा राज्यसभा की सीटें हैं यह 2026 तक परिवर्तित नहीं होगी। और जब भी बदली जाएंगी, तो जब अगली बार बदली जाएंगी तो 2001 की जनगणना को जो है वह बेस माना जाएगा। तो आधार इस समय किसको माना गया है, तो 1971 की जनगणना को माना गया है। और जब भी 2026 की जनगणना जो होगी उसके बाद जो चेंजेस आएंगे, तो 1971 की जगह 2001 की जनगणना को क्या माना जाएगा, बेस माना जाएगा। अब हम समझते हैं परिसीमन क्या होता है। तो परिसीमन को अगर समझते हैं तो परिसीमन से तात्पर्य क्या होता है कि किसी भी देश की जो आबादी का प्रतिनिधित्व करने हेतु राज्य में या लोकसभा विधानसभा के चुनाव के लिए निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं का जो निर्धारण किया जाता है कि कितना निर्वाचन क्षेत्र होगा, किसी भी लोकसभा का कितना निर्वाचन क्षेत्र होगा या किसी राज्यसभा का कितना निर्वाचन क्षेत्र होगा, तो या किसी विधानसभा का कितना निर्वाचन क्षेत्र होगा, इसकी चर्चा करते हैं। तो किस में करते हैं, तो परिसीमन से ही करते हैं। सीमा का निर्धारण किससे करते हैं, तो परिसीमन की सहायता से करते हैं। आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं अनुच्छेद 83, क्योंकि प्रत्येक जनगणना के बाद जो है सीटों का समायोजन किया जाएगा, तो अनुच्छेद 82 में इसकी चर्चा है। उसके बाद अनुच्छेद 83 में जो चर्चा है वह है संसद के सदनों की अवधि। जो संसद के सदनों की अवधि वह कितनी होगी, तो संसद में हम जानते हैं कितने सदन होते हैं, तो 2 सदन होते हैं। एक हमारा होता है लोकसभा और एक हमारा होता है राज्यसभा। तो राज्यसभा की अवधि की बात करते हैं और लोकसभा की अवधि की बात करते हैं हम, तो जो लोकसभा है उसकी अवधि कितनी होती है, तो 5 वर्ष होती है। और जबकि राज्यसभा जो होती है यह स्थायी सदन होती है। और इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। तो इस तरीके से हम देखेंगे जो हमारा लोकसभा है कितना है, 5 ईयर है, और राज्यसभा कितना है, तो ये परमानेंट सदन है, लेकिन इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष होता है।
और उसके बाद फिर अगर आर्टिकल 84 की बात करते हैं तो आर्टिकल 84 में जो चर्चा है संसद के सदस्यता के लिए योग्यता क्या होगी, जो संसद के सदस्य होंगे लोकसभा या राज्यसभा के, तो उनकी योग्यता क्या होगी। तो लोकसभा और राज्यसभा में बस एक चेंजेस होता है उम्र का। तो पहली योग्यता होनी चाहिए वह भारत का नागरिक हो, पागल या दिवालिया ना हो और लाभ के पद पर ना हो। ये तीनों योग्यताएं चाहे लोकसभा का मेंबर हो चाहे राज्यसभा का मेंबर हो या समान होती हैं। लेकिन उनके उम्र की बात करें तो जो लोकसभा का मेंबर है उसकी उम्र 25 वर्ष मिनिमम होनी चाहिए, और जो राज्यसभा का मेंबर है उसकी उम्र मेंबरशिप के लिए कितनी चाहिए, तो मिनिमम कितनी चाहिए जो है वह 30 वर्ष चाहिए। उसके बाद हम अनुच्छेद जो हमारा 85 है उसकी चर्चा करते हैं। तो 85 में संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन कि संसद के सत्र कौन कौन से होंगे। जैसे हम बजट सत्र की बात करते हैं, मानसून सत्र की बात करते हैं और जो विंटर सेशन है उसकी बात करते हैं। तो 3 सेशन होते हैं, उनकी चर्चा करेंगे। उसके बाद जो हमारा सत्रावसान है इसकी चर्चा करेंगे और जो विघटन होता है उसकी चर्चा करेंगे। तो सत्र को आहूत करना या बुलाना किसका काम होता है, या सत्र को समाप्त करना या सत्रावसान करना किसका काम होता है। तो जो दोनों काम होता है राष्ट्रपति का काम होता है। तो सत्र को आहूत कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। सत्र को समाप्त कौन करता है, तो उसे भी राष्ट्रपति ही करता है। अब सत्र आहूत करने का मतलब क्या होता है कि जब राष्ट्रपति को क्या लगता है कि जब विधेयक बनाने के लिए लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों को बुलाते हैं तो उसे हम क्या करते हैं, सत्र आहूत करते हैं। और संपूर्ण कार्य जो समाप्त हो जाता है, तो जब हम राष्ट्रपति सत्र को समाप्त करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, सत्रावसान कहते हैं। अब बात रही विघटन की या भंग करने की, तो यह केवल क्या होता है कि केवल जो हमारे जानते हैं कि जो राज्यसभा है क्या है, स्थायी सदन है। तो कभी भी विघटन या भंग होना किसका होगा, तो केवल लोकसभा का होगा, राज्यसभा का नहीं होगा। और किन्हीं कंडीशनों में हो सकता है, तो बहुमत खो देने की स्थिति में क्या होता है कि राष्ट्रपति द्वारा इसे विघटित कर दिया जाता है। तो यह 3 टर्म थे, एक सत्र, एक सत्रावसान और विघटन। तो ये तीनों के बारे में हम समझ लिए हैं। तीनों कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। उसके बाद हम जानते हैं स्थगन। स्थगन एक टर्म है। तो स्थगन का मतलब क्या होता है कि कार्यवाही को कुछ समय के लिए स्थगित कर देना या रोकना। तो कार्यवाही को कुछ समय के लिए रोकना जो होता है, यह कौन कार्य करता है, तो यह राष्ट्रपति नहीं करता, यह हमारा लोकसभा अध्यक्ष जो होता है। और राज्यसभा में अगर देखेंगे तो सभापति जो होता है उसके द्वारा किया जाता है। तो यह कब होता है, जब किसी विधेयक पे बात हो रही हो और कुछ समय के लिए रोका जा रहा हो, तो इस समय के लिए जो होता है स्थगन होता है वह होता है। तो हम समझ गए संसद के सत्र का जो सत्रावसान है या सत्राहूत है या फिर विघटन जो भंग करना है, यह कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और स्थगन का कार्य कौन करता है, तो स्थगन का कार्य जो करता है यह लोकसभा में लोकसभा स्पीकर या अध्यक्ष करता है, और राज्यसभा में जो है जो सभापति होते हैं वो करते हैं। आगे हम अगर बढ़ते हैं तो हमारा है संसद के कौन कौन से सत्र हैं। तो संसद के सत्र देखिए, कोई भी जो सांसद हमारा होता है तो वह BMW कार या फिर किसी कार से ही आता है। तो हम समझ लेते हैं BMW कार है, तो संसद के सत्र को हम BMW कार से आराम से याद कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम जान लेते हैं संसद के सत्र में। तो भारतीय संसद में कितने सत्र हैं, तो 3 सत्र हैं। और संसद का जब सत्र में नहीं होता है तो अस्थायी रूप से कानून जो बनाने का अधिकार होता है किसके अंतर्गत होता है, तो राष्ट्रपति के अंतर्गत होता है। और इसे जो आर्टिकल 1, 2, 3 है, जिसे हम 123 है, उसमें इसकी चर्चा की गई है कि राष्ट्रपति कैसे अध्यादेश जारी करके कोई भी कानून बना सकता है। उसके बाद रिमार्क में अगर आप देखेंगे तो संसद के किन्हीं 2 सत्रों के बीच में अधिकतम कितने महीने का गैप होना चाहिए, तो 6 माह से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए। यह भी प्रश्न पूछा जाता है। उसका BMW, तो B से हो जाएगा बजट सत्र, M से हो जाएगा मानसून सत्र और W से हो जाएगा विंटर सेशन। तो ये 3 सत्र होते हैं। अब सत्रों को हम देखते हैं। तो बजट सेशन हो गया, सबसे बड़ा सत्र होता है। कब से कब चलता है, तो फरवरी से लेके मई तक चलता है और सबसे बड़ा सत्र होता है। उसके बाद फिर हम जानते हैं इसमें बजट भी पेश किया जाता है। मानसून सत्र क्या होता है, मानसून सेशन देखेंगे आप तो जुलाई से लेके अगस्त तक, और मिड में है तो मिड मतलब कि ना बड़ा होता है ना छोटा होता है, मिड में होता है। और शीतकालीन जिसे हम विंटर सेशन कहते हैं, तो यह जो है नवंबर से दिसंबर तक चलता है और यह सबसे छोटा सत्र होता है। अब जानते हैं शीतकालीन में जो दिन भी होते हैं वो भी छोटे होते हैं, जिससे आप याद कर सकते हैं कि शीतकाल में जो होता है हमारा जो सेशन होता है वह भी छोटा ही होता है। उसके बाद फिर सबसे अधिक कौन होता है, तो बजट सत्र जो होता है वह क्या होता है, सबसे बड़ा सत्र होता है। उसके बाद आगे हम जब बढ़ते हैं तो हमारा आर्टिकल 86 है, 87 और 88 है, इनकी चर्चा करते हैं। तो आर्टिकल 86 में किसकी चर्चा की गई है, तो राष्ट्रपति क्या करता है, कभी भी
जो हमारे सदन होते हैं, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, चाहे दोनों को एक साथ संबोधित करना हो या कोई संदेश भेजना हो, तो आर्टिकल 86 में इसकी चर्चा की गई है। और हाँ, राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण की चर्चा किसमें की गई है, तो आर्टिकल 87 में की गई है। इसमें 2 कंडीशन बनते हैं। जब देखिए कोई भी लोकसभा पहली बार चुनकर आती है तो नवनिर्वाचित जो भी लोकसभा के प्रथम बैठक होती है उसके सामने जो अभिभाषण करता है राष्ट्रपति, वह विशेष अभिभाषण के अंतर्गत आता है, आर्टिकल 87 के अंतर्गत ही आता है। और प्रत्येक वर्ष की प्रथम सत्र कौन सा पड़ता है, तो बजट सत्र पड़ता है, आप जानते हैं फरवरी में। तो बजट सत्र में जो होता है उसमें जो होता है राष्ट्रपति जो विशेष अभिभाषण देता है उसकी चर्चा किसमें की गई है, तो आर्टिकल 87 में की गई है। और हाँ, एक चीज़ और है कि जो राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण होता है इसे कौन तैयार करता है, तो मंत्रिमंडल द्वारा यह लिखा जाता है। और उसके बाद आगे हम चर्चा करते हैं आर्टिकल 88 की। तो आर्टिकल 88 में जो चर्चा है वह है जो सदनों के संबंध में मंत्री और अटॉर्नी जनरल का अधिकार है, कि जो सदन हैं उनमें मंत्री और अटॉर्नी जनरल का क्या अधिकार होता है, उसकी चर्चा की गई है। और सदन में मंत्री और महान्यायाधीश के लिए विशेष प्रावधान किया गया है, और जिसके तहत 2 चीज़ें हैं। देखिए, कोई भी मंत्री जो लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन का वह सदस्य हो, तो वह सदन की कार्यवाही में, मतलब कि चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, दोनों में भाग ले सकता है। लेकिन हाँ, वह मंत्री अगर लोकसभा का मेंबर है तो लोकसभा में वोट करेगा, और राज्यसभा का मेंबर है तो वह राज्यसभा में वोट करेगा। वोटिंग करने का अधिकार उसको उसी सदन में होगा जिसका वह सदस्य होगा। उसके बाद महान्यायवादी हैं, तो महान्यायवादी किसी भी सदन का सदस्य तो नहीं होता है, हम आर्टिकल 76 में इसकी चर्चा देख चुके हैं। तो यह किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, लेकिन यह संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है। हाँ, एक चीज़ है कि इसे वोट देने का अधिकार जो होता है वह नहीं होता है, तो वोट यह नहीं दे सकता है। ये इसकी चर्चा हम इससे पहले जब अटॉर्नी जनरल कर रहे थे तब भी आर्टिकल 88 की चर्चा किए थे, लेकिन आज भी हमने इसकी चर्चा कर ली। उसके बाद देखिए अगले वीडियो में जो है हम संसद के जो पीठासीन अधिकारी हैं उनकी चर्चा करेंगे, और हम जानेंगे कि राज्यसभा, लोकसभा और सचिवालय जिसकी चर्चा है, तो इसके बारे में आसानी से अध्ययन करेंगे, जो 89 से लेके आगे है। जानकारी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर दें फैक्टोनॉमी चैनल को। धन्यवाद।